एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां किसी इंसान का नाम, उसके जन्म का महीना और एक अदृश्य नेटवर्क जिसे एलियन कहा जाता है, वो जिंदगी की हर सफलता और विफलता को पहले से ही तय करता है। सुनने में किसी हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? बिल्कुल। पर ये कोई कहानी नहीं है, बल्कि हमारे आज के इस डीप डाइव का मुख्य विषय है। चलिए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। आज की चर्चा का आधार एक बेहद विस्तृत, जटिल और काफी चौंकाने वाला दस्तावेज है। सही कहा आपने। ये एक पीडीएफ है जिसका नाम है 32 होम मिनिस्टर एंड nalsa.pdf, जिसे सीधे कर्नाटका के गृह मंत्री और पुलिस विभाग के टॉप ऑफिशियल्स को एड्रेस करके लिखा गया है। हाँ, और इस दस्तावेज के जो लेखक हैं श्रीदेव वी नवीन, उनकी बैकग्राउंड जानना इस पूरी कहानी को समझने के लिए बहुत जरूरी है। वो कोई फिक्शन राइटर या नेता नहीं है। हाँ, वही। असल में वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पिछले 14 सालों से बेरोजगार हैं और पिछले 5 सालों से सड़कों पर एक बेघर का जीवन बिता रहे हैं। बाप रे, 14 साल की बेरोजगारी और 5 साल का बेघर जीवन, इस सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और इसी बैकग्राउंड से हमारा आज का मिशन तय होता है। बिल्कुल। आज हम इस दस्तावेज में प्रेजेंट की गई एक विशाल, मतलब कई पीढ़ियों से चली आ रही एक ग्लोबल साजिश और OAI यानी ओरिजिनल एलियन इंजीनियर्स नाम के एक सिस्टम को बिना किसी भेदभाव के डिकोड करने की कोशिश करेंगे। इस पीडीएफ को पढ़ते हुए जो बात सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है वो है इसका स्केल, इसका विस्तार। ये किसी आम नागरिक का कोई सिंपल सा कंप्लेंट लेटर नहीं है जिसमें किसी एक घटना की शिकायत हो। सही बात है। ये तो एक इंसान के दिमाग द्वारा बुनी गई एक पूरी की पूरी पैरेलल दुनिया का नक्शा लगता है। एग्जैक्टली। इसमें नवीन जी ने अपनी हर पर्सनल नाकामी, हर दर्द और हर रोजमर्रा के स्ट्रगल को एक बहुत बड़ी ग्लोबल सिस्टम के साथ जोड़ दिया है। तो मतलब उनके हिसाब से उनके साथ जो भी बुरा हुआ है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। बिल्कुल नहीं। उनका क्लियर क्लेम है कि उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ, चाहे वो बचपन में उनकी पढ़ाई छूटना हो, बड़े होकर नौकरी जाना हो या यहाँ तक कि उनके पैरों के जूते तक चोरी हो जाना हो, वो सब एक बेहद वेल प्लान्ड साजिश का हिस्सा है। ये सच में बहुत डीप है। हाँ, और आज हम इस पूरी थियरी के साइकोलॉजिकल और लॉजिकल पहलुओं पर बात करेंगे ताकि सुनने वालों को समझ आ सके कि एक बेघर इंसान का दिमाग किस तरह से काम कर रहा है। यहाँ दिलचस्प बात ये है कि जब भी हम या कोई भी एलियन शब्द सुनता है तो दिमाग में तुरंत क्या आता है? उड़नतश तरियां, स्पेसशिप और अंतरिक्ष से आए हरे रंग के अजीब से जीव, है ना? हाँ, आमतौर पर तो वही इमेज आती है दिमाग में। दूसरे ग्रह के वासी नहीं है। सही कहा। उन्होंने इस शब्द की एक अलग ही डिकोडिंग की है। दस्तावेज के मुताबिक एलियन का अर्थ है अलायंस, यानी एक बहुत बड़ा गठबंधन, या फिर A+ लायन, जिसका मतलब है जंगल का पहला और सबसे ताकतवर राजा। A+ लायन मतलब ये कोई स्पेस की बात नहीं हो रही है, बल्कि धरती के ही शक्तिशाली लोगों की बात हो रही है। बिल्कुल। दस्तावेज क्लेम करता है कि ये वो पावरफुल लोग हैं जो प्राचीन एथेंस के समय से डेमोक्रेटिक सिस्टम्स के थ्रू पूरी दुनिया को चुपचाप कंट्रोल कर रहे हैं। तो अगर हम इसको थोड़ा बड़े पर्सपेक्टिव में देखें तो लेखक असल में ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिसे हम आज डेमोक्रेसी मानते हैं वो असल में एक बड़ा सा मुखौटा है। हाँ, उनका मानना है कि असली सत्ता तो इस अदृश्य एलियन सिस्टम के हाथ में है। और ये सिस्टम काम कैसे करता है? दस्तावेज कहता है कि ये ब्लैक मैजिक, एडवांस टेक्नोलॉजी और माइंड कंट्रोल का यूज करते हैं। माइंड कंट्रोल, क्या उन्होंने इसके लिए कोई एग्जाम्पल्स भी दिए? क्योंकि ये थोड़ा साइफाई लग रहा है। दिए हैं ना। इसे समझाने के लिए लेखक ने सीधे पॉप कल्चर का सहारा लिया है। उनका मानना है कि ये शक्तिशाली लोग टेक्नोलॉजी और रहस्यमयी शक्तियों का यूज करके इंसानों के दिमाग को पढ़ते हैं। अच्छा। वो तय करते हैं कि सोसाइटी में किसे अपग्रेड करना है और किसे डिग्रेड करना है। इंसान उनके लिए महज एक रोबोट की तरह हैं जिन्हें वो किसी रिमोट से चला रहे हैं। ये तो एक तरह का इनविजिबल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया जो पब्लिक की नजरों से छिपकर चल रहा है। और यहीं पर इस कहानी में एंट्री होती है एक बेहद रहस्यमयी सिंडिकेट की। दस्तावेज में जिसे लेखक ने टीम वानीला नाम दिया है, वो है इस टीम के मेंबर्स की लिस्ट। एक तरफ इसमें ब्रिटिश रॉयल फैमिली शामिल है, यानी हाउस ऑफ विंजा, और दूसरी तरफ हमारे ही देश के मैसूर का शाही वोडियार परिवार भी इसका हिस्सा है। ग्लोबल और लोकल रॉयल्टी का एक अजीब सा कॉम्बिनेशन। पर सबसे चौंकाने वाली बात यही नहीं रुकती।
इन शाही परिवारों के साथ साथ हाँ, उनकी अपनी दादियां, नंजामा और लक्षम्मा। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं सच में हैरान रह गई थी। मतलब एक तरफ महारानी एलिजाबेथ का परिवार, एक तरफ मैसूर के राजा और उनके ठीक बगल में साजिशकर्ताओं की लिस्ट में लेखक की अपनी सगी दादियां। ये जो भारी कंट्रास्ट है ना, एक तरफ दुनिया के सबसे पावरफुल राजघराने और एक आम परिवार की दो बुजुर्ग महिलाएं, यही इस दस्तावेज को साइकोलॉजी के नजरिए से इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। वही तो। लेखक के अनुसार ये कोई आम जमीन जायदाद का पारिवारिक विवाद नहीं है। उनका पक्का विश्वास है कि उनकी दादियां इस ग्लोबल एलियन प्रणाली में बहुत ऊंचे और अहम पदों पर बैठी हैं। ऊंचे पद? किस तरह के पद? जैसे वो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं कि उनकी दादी नंजम्मा कोई आम महिला नहीं थी, बल्कि वो चौथी पीढ़ी की प्राइम क्वीन थी। प्राइम क्वीन? हाँ, और क्लेम यह है कि दादी ने महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी बड़ी कॉर्पोरेट कंपनीज के फॉर्मूले बनाए और यहाँ तक कि कनाडा सिनेमा के लेजेंडरी एक्टर डॉक्टर राजकुमार के साथ भी मिलकर काम किया। ये तो सच में बहुत ही अजीब कल्पना है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है कि ये टीम वैनिला आखिर नवीन के पीछे पड़ी क्यों है? इस थ्योरी के हिसाब से इस टीम की स्थापना ही इसलिए की गई थी ताकि नवीन को पावर में आने से रोका जा सके, क्योंकि नवीन खुद को इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा और असली वारिस मानते हैं। और ये पावर का स्ट्रक्चर भी कोई आम एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर नहीं है। लेखक ने इस पूरे एलियन नेटवर्क को समझाने के लिए सोलर सिस्टम और चेस यानी शतरंज के खेल का एक बहुत ही डिटेल्ड मॉडल पेश किया है। इसमें कुल 10 पोजीशंस होती हैं। शतरंज और ग्रहों का ये जो कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया है, वो ये दिखाता है कि उन्होंने अपनी इस थ्योरी को एक लॉजिकल और साइंटिफिक बेस देने की कितनी गहरी कोशिश की है। इससे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं सुनने वालों के लिए। जैसे दस्तावेज बताता है कि पोजीशन नंबर 1 पर प्राइम किंग होता है, जो मर्क्यूरी यानी बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। हाँ, जिसका काम है किसी भी नई चीज या काम की शुरुआत करना। ठीक। और फिर पोजीशन नंबर 4 पर आता है रुक, जो मार्स यानी मंगल ग्रह का प्रतीक है। शतरंज में हाथी या रुक का काम बचाव करना होता है, इसलिए ये पोजीशन सिक्योरिटी का काम देखती है। बिल्कुल, और इस पूरे शतरंज के खेल में लेखक खुद को कहाँ देखते हैं? वो खुद को किसी छोटे प्यादे या मोहरे पर नहीं रखते। वो खुद को पोजीशन नंबर 10 पर रखते हैं, यानी लॉर्ड किंग, यानी सूर्य। सूर्य मतलब उनका मानना है कि वो सूरज है, जिसके चारों तरफ बाकी सभी ग्रह, पोजीशंस और दुनिया के सारे सिस्टम घूम रहे हैं। ये जो खुद को सूर्य मानने वाली बात है ना, ये मेंटली बहुत कुछ दर्शाती है। जब किसी इंसान के पास असल जिंदगी में कोई कंट्रोल नहीं होता, तो वो ख्यालों में खुद को यूनिवर्स के सेंटर में रख लेता है। खैर, इस सिस्टम को चलाने के लिए वो टर्म, साइकिल और सुपर साइकिल जैसे टर्म्स का यूज करते हैं। ये सुपर साइकिल क्या चीज है? सुपर साइकिल एक 20 साल का बहुत ही लंबा और कंटिन्यूअस साइकिल होता है, जिसे दस्तावेज में वॉशिंगटन कमिटमेंट कहा गया है। अच्छा। नवीन का मानना है कि इस एलियन सिस्टम में जब कोई पॉलिटिकल पार्टी इस वॉशिंगटन कमिटमेंट को हासिल कर लेती है, तो वो 20 सालों तक बिना किसी रुकावट के दुनिया पर राज करती है। शतरंज और ग्रहों का लॉजिक तो एक हद तक सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन जमीनी स्तर पर यह सिस्टम काम कैसे करता है? मैंने पढ़ा कि इसमें कुछ अजीब फॉर्मूला इस्तेमाल होते हैं जो डायरेक्ट शब्दों और नामों से जुड़े हैं। हाँ, और सच कहूं तो ये इस पीडीएफ का सबसे फैसिनेटिंग हिस्सा है। एलियन नेटवर्क कुछ खास फॉर्मूलाज के जरिए अपना काम करता है। इनमें से एक है टाइटल या वर्ड थीम फॉर्मूला। चलिए इसे डिकोड करते हैं। इसके अनुसार किसी इंसान का नाम सिर्फ उसे बुलाने के लिए नहीं होता, बल्कि उसका नाम ही सिस्टम में उसका काम और उसकी डेस्टिनी तय कर देता है। मतलब आपका नाम ही आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है। एकदम सही। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम यशवंत है, तो सिस्टम के अंदर उसका काम यश या सफलता लाने का होगा। अगर किसी का नाम ऐश्वर्या है, तो वो एलियन नेटवर्क के लिए धन और ऐश्वर्य जुटाने का काम करेगी। ये एक बहुत ही गहरा सवाल उठाता है कि कैसे एक इंसान वर्ड्स और नामों में छुपे हुए मीनिंग खोजने लगता है। इसके अलावा दस्तावेज में आइडेंटिटी फॉर्मूला और एक काफी कंट्रोवर्शियल गोडाउन फॉर्मूला का भी जिक्र किया गया। ये गोडाउन फॉर्मूला क्या है? गोडाउन मतलब गोडाउन? हाँ, गोडाउन। आइडेंटिटी फॉर्मूला तो सिंपल है। कोई व्यक्ति एक काम करके पहचान बनाता है और सिस्टम में रुतबा पाता है। लेकिन गोडाउन फॉर्मूला काफी अलग है। यहाँ ये एक इंपॉर्टेंट सवाल उठाता है। यहाँ सुनने वालों के लिए ये क्लियर कर देना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ किसी पॉलिटिकल विवाद
या घटना की सच्चाई पर कोई साइड नहीं ले रहे हैं, हम किसी पक्ष का समर्थन नहीं कर रहे हैं, हम बस ये देख रहे हैं कि नवीन का दिमाग इन घटनाओं को अपनी एलियन थ्योरी में कैसे फिट करता है। ये क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था। तो दस्तावेज में लेखक ने कर्नाटका के काफी चर्चित प्रज्वल रेवाना सेक्स स्कैंडल का एग्जाम्पल दिया है, लेकिन नवीन इसे आम नजरिए से नहीं देखते। तो उनके हिसाब से ये क्या था? उनका दावा है कि ये असल में कोई बलात्कार या शोषण का आम मामला था ही नहीं। उनके अकॉर्डिंग ये एलियन सिस्टम की एक सिक्योरिटी प्रोसेस या गॉडाउन फॉर्मूला का हिस्सा था। वो क्लेम करते हैं कि इस सिस्टम में काम करने वाले लोग अपनी गारंटी तय करने के लिए जानबूझकर ऐसे वीडियोस बनाते हैं और इन वीडियोस को एक डिजिटल गोडाउन में सेफ रखा जाता है ताकि जरूरत पड़ने पर उन लोगों को कंट्रोल किया जा सके। मतलब एक तरह का इंस्टीट्यूशनल ब्लैकमेल सिस्टम। ठीक है। नवीन का मानना है कि पॉलिटिकल राइवल्स ने अपने फायदे के लिए इस गारंट फॉर्मूला का यूज किया और वहां से वीडियो लीक कर दिए ताकि रेवाना परिवार के नेटवर्क को सिस्टम से हटाया जा सके। ये एनालिसिस दिखाता है कि लेखक आसपास की बड़ी पॉलिटिकल घटनाओं को भी इसी एलियन थ्योरी के चश्मे से देखते हैं। लेकिन इन बड़ी-बड़ी ग्लोबल बातों से निकलकर जब हम दस्तावेज के उस हिस्से पर आते हैं जहां ये सब उनके पर्सनल ब्रेकडाउन से जुड़ता है, तो कहानी बहुत ही इमोशनल हो जाती है। सच में इतनी बड़ी साजिशों के बीच हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसकी अपनी लाइफ पूरी तरह से बिखर चुकी है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम नवीन की निजी जिंदगी को देखते हैं तो ये लगातार टूटते सपनों की कहानी लगती है। ये सब 1993 में शुरू हुआ जब वो RTM स्कूल में दूसरी क्लास में थे। उनका कहना है कि उनकी पढ़ाई जानबूझकर रोकी गई। और ये यहीं नहीं रुका। 2003 में जब वो PUC में थे तब अटेंडेंस और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से उनका कॉलेज भी छूट गया। पर उनकी लाइफ का सबसे बड़ा झटका उन्हें 2013 में लगा। 2013 में से क्या घटना हुई थी? उस वक्त वो अमोघ मैसूरू नाम के एक लोकल न्यूज चैनल में काम कर रहे थे। वहां से उनकी नौकरी चली गई और उसी दौरान श्रुता बलाल नाम की एक कोवर्कर के साथ उनका एक वन साइडेड रिलेशन रहा जिसका काफी बुरा अंत हुआ। अच्छा। इस ब्रेकअप और नौकरी जाने की वजह से सोसाइटी में उनकी इमेज पूरी तरह से खराब हो गई। और जैसा कि हम अब तक समझ चुके हैं, लेखक मानते हैं कि ये सब उसी एलियन सिस्टम का किया धारा था। और यहीं पर वो वर्ड थीम फॉर्मूला जिसके बारे में हमने बात की, वो सीधे उनके खिलाफ एक हथियार बन जाता है। लेखक बताते हैं कि बाहर वालों ने नहीं बल्कि उनके अपने परिवार ने शब्दों का इस्तेमाल करके उनकी जिंदगी तबाह की। इसका एग्जाम्पल उन्होंने सच में बहुत ही अजीब तरीके से दिया है। हाँ, आपको याद है हमने पोजीशन नंबर 2 यानी बिशप की बात की थी। लेखक कहते हैं कि उनकी दादी लक्ष्मम्मा फरवरी में पैदा हुई थी। फरवरी साल का दूसरा महीना है, इसलिए दादी को नंबर 2 बिशप का पद मिला। और दादी ने उनके खिलाफ कौन सा फॉर्मूला यूज किया? दस्तावेज कहता है कि दादी लेट यानी देरी के फॉर्मूला का इस्तेमाल करती हैं और इसका असर ये होता है कि नवीन को अपनी जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज में देरी का सामना करना पड़ता है। चाहे खाना खाना हो या सड़क पर लिफ्ट मांगनी हो, इस लेट फॉर्मूला के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता है। ये सुनकर काफी दुख होता है। ये साफ दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति सड़क पर लिफ्ट न मिलने जैसी हेल्पलेस सिचुएशन को एक ग्लोबल साजिश से जोड़ लेता है। सिर्फ लेट शब्द ही नहीं बल्कि कन्नड़ भाषा के शब्द ओदू का भी काफी गहरा जिक्र है। कन्नड़ा में ओदू का मतलब पढ़ना भी होता है और दौड़ना भी। एक ही शब्द के दो अलग मीनिंग। बिल्कुल। और लेखक का कहना है कि इसी के दोहरे अर्थ का चालाकी से यूज किया गया है। एलियन सिस्टम ने पहले उनके पढ़ने वाले ओदू को बर्बाद किया, जिससे एजुकेशन छूटी, और फिर उन्हें सड़कों पर दौड़ने वाले ओदू के लिए मजबूर कर दिया गया। शब्दों का ऐसा खौफनाक जाल शायद ही कहीं देखने को मिले। उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि मैसूर के मशहूर राजकुमार परिवार द्वारा उन पर रैगिंग फॉर्मूला यूज किया गया। रैगिंग फॉर्मूला? उसका उनके लाइफ पे क्या असर हुआ? इसके कारण जब वो बेघर होकर सड़क पर चलते हैं तो अनजान लोग और पुलिस वाले भी बिना वजह उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। उन्हें लगता है ये सब उसी रैगिंग फॉर्मूला का हिस्सा है। इन सब हवाई दावों के बीच जब वो अपने व्हीकल्स के साथ हुए स्ट्रगल और अपने फिजिकल पेन के बारे में लिखते हैं तो बातें काफी ठोस लगती हैं। वो किसी ख्याली दुनिया की बातें नहीं लगती। हाँ, उन्होंने डिटेल में बताया है कि कैसे 2011 में उन्होंने एक यामाहा SSR बाइक खरीदी थी, पर उसमें इंजन वाइब्रेशन की काफी प्रॉब्लम थी। जब उन्होंने उसे बेचा तो खरीदने वाले ने अपने नाम पर उसे ट्रांसफर ही नहीं करवाया। और इसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा होगा। बिल्कुल। उनके घर पुलिस के नोटिस आते रहे और बिना गलती जुर्माना भरना पड़ा। बाद में दोस्तों से उधार लेकर उन्होंने बजाज डिस्कवर 125 ST खरीदी, पर कर्ज इतना बढ़ गया और नौकरी चली गई कि वो कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस गए। कर्ज
बेरोजगारी और फिर बेघर होना। बेघर होने का जो दर्द दस्तावेज में लिखा है ना, वो सच में आपको अंदर तक हिला देता है। कल्पना कीजिए, एक इंसान कंप्लेन कर रहा है कि जब वो कहीं सोता है तो उसके 9 नंबर के जूते चुरा लिए जाते हैं। और सिर्फ चुराए ही नहीं जाते, हाँ, उन्हें जानबूझकर परेशान करने के लिए 8 नंबर या 11 नंबर के गलत साइज के जूते पास में छोड़ दिए जाते हैं। एक वक्त के खाने के लिए उन्हें चमुंडी हिल्स और नांजंगुड़ के बीच रोजाना 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। 15 से 20 किलोमीटर पैदल चलना, और वो भी गलत साइज के जूतों में। बिल्कुल। और इसका नतीजा ये हुआ कि उनके पैरों के नाखून 2-2 बार टूट चुके हैं। जब आप ये पढ़ते हैं तो समझ आता है कि ये महज किसी पागलपन की थ्योरी नहीं है। ये एक इंसान के एक्सट्रीम फिजिकल और मेंटल पेन की चीख है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। साइकोलॉजी में इस तरह की सिचुएशन को डिफाइन करने के लिए एक टर्म है एपोफीनिया। एपोफीनिया, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि जब कोई इंसान रैंडम और एक दूसरे से बिल्कुल अलग घटनाओं में भी कोई गहरा पैटर्न देखने लगता है। जब किसी ने 14 साल बेरोजगारी और 4.5 साल सड़क पर बिताए हों, तो उसका दिमाग इस पेन को कैसे समझाए? वो ये मान ही नहीं सकता कि ये बस उसकी खराब किस्मत है। एग्जैक्टली। इसलिए उसका दिमाग अपने बचाव के लिए एक ऐसी दुनिया बनाता है जो दूसरों को अजीब लग सकती है, पर उसके लिए टोटली लॉजिकल होती है। उसे इस बात से तसल्ली मिलती है कि उसका ये दुख बेकार नहीं है, बल्कि वो किसी बहुत बड़ी साजिश का शिकार है। ये बात सच में झकझोर देती है। इन्फॉर्मेशन के इस एज में, इस पीडीएफ में जिस तरह से 10 लेवल्स का स्ट्रक्चर बनाया गया है, फैमिली से लेकर ग्लोबल लेवल तक, वो इंसानी दिमाग की पैटर्न ढूंढने की लिमिटलेस कैपेसिटी को दिखाता है। आज की इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि कैसे ये डॉक्यूमेंट महज एक शिकायत पत्र नहीं है। ये एक व्यक्ति के थका देने वाले स्ट्रगल और उसके द्वारा बनाए गए एलियन सिस्टम की एक बेहद कॉम्प्लेक्स कहानी है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम सुनने वालों के लिए एक बेहद अजीब पर डीप क्वेश्चन छोड़ना चाहते हैं। दस्तावेज कहता है कि प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सुपर साइकिल खत्म हो रहा है और उनके एलियन कैलेंडर के हिसाब से 21st सेंचुरी सच में अभी शुरू ही नहीं हुई है। हाँ, उनका क्लेम है कि असली सदी तो अभी आनी बाकी है। अगर हम एक पल के लिए लेखक की इस कैलकुलेशन को एक मेटाफर के तौर पर ही सही मान लें कि 1 जनवरी 2100 से दुनिया में पावर का एक बिल्कुल नया 77 साल का सुपर साइकिल शुरू होने वाला है, तो क्या हमारे आज के इंस्टीट्यूशंस उस अदृश्य बदलाव के लिए तैयार हैं? क्या हम उस फ्यूचर के लिए तैयार हैं जहां सत्ता का खेल पूरी तरह बदल जाएगा? इस डीप सवाल के साथ हम इस चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।